नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। मैं प्रज्ञा सक्सेना आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के थ्योरेटिकल अप्रोचेस को क्लियर करेंगे हम आज हमारे सेशन में। और हम यहाँ बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। तो अपने चैप्टर पे आने से पहले, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले, आज की फर्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है बैंकिंग ड्रीम्स का, वहां पे आपको सारा ही मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के संग, ताकि सभी लोग इस सुविधा को अवेल कर सकें। एंड अलोंग विद इट, हमारे बैंकिंग ड्रीम्स चैनल ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। सो डू इंस्टॉल दैट ऐप सो दैट आपको डेली बेसिस पे जितने भी मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह है वो प्रोवाइड किए जा सके। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली सेशंस के फर्दर पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, आते हैं हमारे चैप्टर पे जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखिए, इसे आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किसी भी नाम से जान सकते हैं। मैं समझाऊंगी ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, ये दो वर्ड्स आपस में कॉन्साइड क्यों करते हैं, जो कि है हमारे डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट होती क्या है। अगर आपको किसी भी चीज को मात्रा को किसी भी चीज की मापना है, तो उस मापने की, उस मापन की सबसे जो सूक्ष्म इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई कही जाती है यूनिट। किसी भी चीज को मापने की सबसे छोटी इकाई कही जाती है यूनिट। ठीक है, वहीं पे विमाएं होती हैं हमारी डायमेंशंस, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे इन्हें समझाना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा और अप्रोच से बाहर चला जाएगा हमारे लिए। पर यहाँ मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, मानिए मैं आपसे कहती हूँ कि जाओ और जाके 1 किलो 1 kg शुगर, 1 किलो चीनी लेकर आओ मार्केट से। अब मैंने आपसे क्यों कहा कि 1 किलो चीनी लेकर आओ, क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं कि जाकर एक मुट्ठी चीनी भर कर ले आओ, तो हो सकता है जितना मेरे अकॉर्डिंग उस मुट्ठी में चीनी आनी चाहिए उतना आपकी मुट्ठी में चीनी ना आ पाए। तो यहाँ पे मेरे मापने के तरीके में और आपके मापने के तरीके में यूनिट्स में डिफरेंस है, दोनों की मुट्ठियों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की कैपेसिटीज में डिफरेंस है। तो इसीलिए किसी भी चीज को मापने के लिए, अगर किसी चीज के वेट को मापना है, तो पर्टिकुलर यूनिट्स बनाई गई हैं। ठीक है, उन्हें मेजर करने के लिए। और इन्हीं यूनिट्स में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे केजी में मापना है या फिर ग्राम में मापना है। ठीक है, किसी भी चीज की वॉल्यूम मापनी है तो हम उसके लीटर में मापते हैं उसकी वॉल्यूम। ठीक है, लीटर, मिलीलीटर, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक शुरू होता है भौतिक राशियों से। देखिए दोस्तों, जितनी भी हम तैयारी करेंगे ना, ये हम एक हीरो की तरह तैयारी करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे एक हीरो एक मूवी में अपने सारे के सारे वेपन्स रेडी रखता है ना, सो दैट किसी भी हाल में आप उसे हरा ना सके, उसी प्रकार हमें हमारे इस आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है, इसको इस प्रकार से तैयार करके क्लियर करना है कि हम सारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी क्लियर कर लें, एमसीक्यूज भी हम आप तक ले आए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो एग्जाम से पहले सॉल्व की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी ओरिएंटेशन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। अब देखिए, मैं आपसे अगर कह दूं कि आपके मन में आपके माता पिता के प्रति कितना प्रेम है, इस प्रेम को मुझे माप के बता दीजिए। 50% प्यार करते हैं, 10% प्यार करते हैं, आप प्यार कितना करते हैं अपने माता पिता से? तो ऐसे में आप मुझसे ये कहेंगे कि प्यार तो बहुत करते हैं, पर इसको हम नाप नहीं सकते। इसका मापने का कोई मापक यंत्र अभी तक बना नहीं है। किसी के प्रेम को मापने का, हमारे मन के इमोशंस को, हमारे दिमाग में चलने वाली गणनाओं को मापने का कोई ऐसा यंत्र अभी तक नहीं बना है। तो ऐसे में ये क्वांटिटीज हुई, जैसे इमोशंस हो गए हमारे नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि जाके 5 किताबें लेकर आओ, तो आपने माप लिया ना कि 5 किताबें हैं, कितनी संख्या हो गई? 5। अब मैं आपसे कहूं कि हर एक किताब 1 किलो की है, तो यहाँ पे हर एक किताब 1 किलो की हो गई। टोटल आपको कितना भार उठाना पड़ेगा? 5 किलो, 5 kg। ऐसे में जो हमारा 5 kg हुआ ना दोस्तों, ये हो गया मेजरेबल यूनिट, जिसे हम माप सकते हैं। तो वे सभी राशियां जिनको हम मापक यंत्रों की सहायता से माप सकते हैं, जिन्हें मापना संभव है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां या फिर फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार की राशियां आती हैं, जैसे हो गई हमारी लंबाई, जिसे हम एल से दिखाते हैं, वेग, त्वरण, बल, समय, टाइम, दाब, द्रव्यमान, घनत्व आदि। और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन क्वांटिटीज के बारे में हम
बात करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेन बना हुआ है, एक स्केल बना हुआ है। अब इस पेन और स्केल के हम लंबाई को माप सकते हैं ना, बेशक माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं लंबाई कितनी है। मानिए हमारा पेन हुआ 6 सेंटीमीटर का और स्केल तो आपको टोटल दिख ही रहा है 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो यहाँ हमने माप लिया कि पेन है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। पेन हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, स्केल हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मापा जा सके, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई या फिर कोई और अगर क्वांटिटी होगी तो उसके वेग, दाब इत्यादि को मापा जा सके। ऐसी अवस्था में उस क्वांटिटी को कहा जाता है भौतिक राशियां या फिर फिजिकल क्वांटिटीज। इतना क्लियर है आप सभी के लिए? चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, मानिए अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाई गई रहती, कोई स्टैंडर्ड राशि नहीं बनाई गई रहती, तब क्या होता? मैंने अपने घर में बैठ के अपनी अलग राशि बना ली, आपने अपनी अलग राशि बना ली, किसी और ने अलग राशि बना ली, पर ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक राशि फॉलो करनी है, चीजों को एक सा मेजर करना है, तो इसके लिए हमें 3 प्रकार की भौतिक राशियों को फॉलो करना पड़ता है। तो राशियों को किस प्रकार से बांटा गया है भौतिक राशियों को? पहली होती है हमारी मूल या फिर आधार भौतिक राशियां, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आती हैं व्युत्पन्नम भौतिक राशियां, जो होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। थर्ड आती है हमारी पूरक राशियां। पूरक का मतलब होता है दोस्तों सप्लीमेंट्री। वो चीजें, वो राशियां जो हमारी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री हैं, उन्हें हम कहते हैं पूरक राशियां। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे मूल या फिर आधार राशियों के बारे में। देखिए यहाँ पे हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए हम ए से जेड तक चले। कहाँ से कहाँ तक चले? हम ए से जेड तक चले। हमने इतने सारे अल्फाबेट्स देखे। अब जब अलग अलग है हमारे पास ए, बी, सी, डी, तो इन चारों की अपनी अलग आइडेंटिटी है, ये फ्री है एक दूसरे से, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ए लिखना है तो आपको उसके लिए बी भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसी अवस्था में ए बी सी डी हमारे बनते हैं फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। तो वे मूलभूत राशियां ने कहा गया है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही राशियां इंट्रोड्यूस कराई गई थी हमारे फिजिक्स के पूरे सिस्टम में। तो वे मूलभूत राशियां जो संपूर्ण भौतिकी को समाहित करती हैं, मतलब ए से जेड को मिला के, ए से जेड तक के लेटर्स को इस्तेमाल करके आप अलग अलग वर्ड्स, सेंटेंसेस, फर्दर गाने वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, फ्रेजेस बना सकते हैं। तो क्या हो गए ये हमारे मूलभूत राशियां। इन्हीं राशियों का इस्तेमाल करके आप अन्य राशियां भी बना सकते हैं। किसी भी अन्य राशि को इससे व्युत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल हम ये बात कर चुके हैं। सभी मूल राशियां इस प्रकार चुनी गई हैं दोस्तों कि वे एक दूसरे से भिन्न होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड नहीं करती हैं। देखिए यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम बात करेंगे अगर दूरी की, डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी चीज की डिस्टेंस डी, तो डी डिस्टेंस हमारा एक स्वतंत्र राशि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस किसी भी चीज के, अगर कोई ट्रेन चल रही है तो उसकी वेग मतलब वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, और वो टाइम कितना ले रही है, टाइम पीरियड या फिर टाइम उसके द्वारा कितना ट्रेवल किया जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो यही कारण होता है कि डिस्टेंस हमारा कोई भी स्वतंत्र राशि, मूल आधार राशि नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों, कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी यूएसए में। इस यूएसए की कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो कि हुई थी वेट ऑफ मेजर्स के बारे में, जिसके बारे में हम भी पढ़ रहे हैं, इसमें बताया गया कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 भौतिक राशियां बताई गई, जिसमें से हो गई लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप जिसे हम केल्विन के से दर्शाते हैं, कैपिटल के से, विद्युत धारा, उद्दीपन तीव्रता, ठीक है, ये होता है इसका सिंबल सी स्मॉल डी। 7th होता है हमारा पदार्थ की मात्रा, जिसे हम दर्शाते हैं मोल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ हमें बताया गया था सबसे पहले कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें दे दी गई भाई, कि लीजिए ये 7 क्वांटिटीज लीजिए और जाके इनको इस्तेमाल करिए, मेजर करिए जो भी आपको मेजर करना है। पर इसके अलावा भी तो कई ऐसी क्वांटिटीज होती है ना जो हमें मेजर करनी होती हैं, जिन्हें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मेजर नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जरूरत पड़ी डिराइव्ड क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। देखिए वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों, मतलब जो
फंडामेंटल राशियां जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके जो राशियां बनती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ एग्जाम्पल हो गया हमारा चाल। अब देखिए चाल कैसे हुआ, मानिए मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ से चल के दूसरे कमरे तक जा रही हूँ, तो ऐसे में दोनों जगहों की दूरी कितनी है, जहां मैं बैठी हूँ वहां से कमरे की दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, और मैं किस स्पीड से चल रही हूँ, कितना समय ले रही हूँ। तो मेरी चाल डिपेंड करती है कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम टेक किया जा रहा है, कितना टाइम लिया जा रहा है मेरे द्वारा। तो इसीलिए हमारी चाल एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाती है, एक स्वतंत्र क्वांटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ बता दूंगी विमाओं के बारे में। जी हाँ, विमाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशंस। देखिए दोस्तों, विमाओं के बारे में सवाल हमेशा आता है, चाहे एमसीक्यूज फॉर्म में हो या कोई भी न्यूमेरिकल आपको कभी भी फिजिक्स में कोई सॉल्व करना हो, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि विमाएं होती क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित कर सकते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। सिंपली समझ लीजिए कि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके शोकेस कर सकते हैं, माप सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में हमारे पास आता है मोमेंटम। अब मोमेंटम हमारा क्या है, मोमेंटम होता है दोस्तों हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। मोमेंटम हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों होता है, देखिए पहले बात कर लेते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। तो संवेग को कहते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम होता है संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब यहाँ मोमेंटम होता है कैपिटल पी से शो करते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान हो गया स्मॉल एम और वेग मतलब कैपिटल वी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब विस्थापन बटा समय, एम एल बटा टी। अब देखिए विस्थापन हम दिखाते हैं एम और एल से और समय दिखाते हैं कैपिटल टी से। तो जब ये टी हम ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाता है एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -1, और यही हमारा बनाता है विमीय सूत्र जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए ये हो गया हमारा संवेग का विमीय सूत्र, और हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा मोमेंटम का विमीय सूत्र, जो कि डिपेंड करता है द्रव्यमान पर और किसी भी चीज के वेग पर, ठीक। दोस्तों एल मीटर होता है हमारा एक विमा। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए जब भी आप किसी भी चीज के विमीय सूत्र निकालते हैं ना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं किसी भी चीज का, तो ऐसे में हम शो करते हैं एल डिस्टेंस शो करता है जो कि होता है हमारा मीटर में, टी दिखाता है हमारा टाइम जो कि हो सकता है आपका सेकंड में हो, मिनट में हो, डिपेंड करता है। तो कोई भी ऐसी राशि जब भी मूल राशियों पर लगी घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है दोस्तों कि विमा किसे कहते हैं। तो कोई भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, जैसे हमारी हो गई लेंथ, ठीक है। अब लेंथ के ऊपर अगर पावर लगी है 1, तो ये जो 1 हो गई ना, ये हो गई विमा। इस लेंथ की, इस फंडामेंटल क्वांटिटी की विमा हो गई 1, और अगर यही लगी होती -1 तो इसकी विमा कहलाती -1। क्लियर है इतना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमने अभी पीछे पढ़ा ना, 3 प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं भौतिक राशियों को, 3 बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने देखा लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक पेन दिया आपको, एक स्केल दिया, यहाँ पे हमने इन दोनों की लेंथ नाप ली, लंबाई नाप ली, इनकी चौड़ाई नाप ली। तो इसके बेसिस पे जो हमारी लेंथ और चौड़ाई हुई, ये हुई हमारी मेजरेबल क्वांटिटी, भौतिक क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ गई डेरिवेटिव क्वांटिटी जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी कहते हैं। थर्ड हमारी ये आ गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। 7 मूल राशियां तो हमें दे ही दी गई थी जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा 2 राशियों को और इंट्रोड्यूस कराया गया जिन्हें पूरक राशियां कहा गया। पूरक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए यहाँ पे 2 राशियां थी हमारी, समतलीय कोण, जो 2 रेखाओं के बीच बना हुआ कोण होता है, जैसे यहाँ थीटा हो गया तो ये हो गया समतलीय कोण, और वही हो गया ठोस कोण। समतलीय कोण को हम कहते हैं दोस्तों रेडियन, और ठोस कोण को हम कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन,
रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे भी अभी हम पूरक राशियों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रीफ में जान लिया कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, पहले ये पता लगा लिया गया था ना कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करने चलेंगे, तो आपको बहुत अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएंगी। मानिए मेरा मन हो गया मैं किसी चीज को ए से मेजर करूंगी, आपका मन हो गया आप किसी चीज को बी से मेजर करेंगे, तो ऐसे बहुत नंबर ऑफ वैरायटी हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज की। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को सिस्टमैटिक रखने के लिए, इस सारे चीजों को सिस्टमैटिक रखने के लिए, यूनिट्स के नंबर को कंट्रोल रखने के लिए जो भी हमारी यूनिट्स है इन्हें डिवाइड किया गया था। और यही वजह है कि अलग अलग क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया बेसिक के अलावा। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो देखिए जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, जैसे हो गया हमारा एरिया किसी भी चीज का, वॉल्यूम या फिर वेलोसिटी, एरिया वॉल्यूम वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल स्क्वायर। वॉल्यूम होता है हमारा एल इंटू एल, लेंथ का क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एल अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता है हमारा वी अपॉन टी, ठीक, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये बताना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि एरिया डिपेंड करता है लेंथ पे, वॉल्यूम भी इसका ही क्यूब है, वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है, खुद ब खुद इसका कोई अलग यूनिट नहीं है, और एक्सलेरेशन भी इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी और एक्सलेरेशन हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिन्हें डिराइव किया गया, जिनकी यूनिट्स को, जिनकी अपनी कोई ओरिजिनल यूनिट नहीं है। डिराइव्ड यूनिट्स इस्तेमाल में लाई जाती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए, मापने के लिए, मापक तंत्र के तहत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है कि जो भौतिक राशियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहले हमने बात की कि भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं, अब मैं कह रही हूँ दो प्रकार की होती हैं। आप कहेंगे भाई मैम क्या दिक्कत हो गई, ऐसे कैसे आप बार बार चेंज कर दे रहे हो। तो हाँ, भौतिक राशियों को जब फर्दर डिवाइड किया गया है तो ये होती हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां हमारी होती हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज, वही सदिश राशियां हमारी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मानिए मैं यहाँ पे v लिख दूं और ऊपर एक एरो बना दूं, तो ये एरो दिखाएगा कि वेलोसिटी हमारी यहाँ पर है सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बेस्ड हमारी राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, उन्हें कहा जाता है अदिश, स्केलर राशियां। इन राशियों के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, दिशा की डिपेंडेंसी नहीं है। अदिश राशियों को आप, अगर आपके पास दिशा नहीं है, मानिए मैं भाग रही हूँ, ठीक है, मैं भाग रही हूँ, तो मैं जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ ये जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं किस डायरेक्शन में भाग रही हूँ। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितना भागी, मैं कितने मीटर भागी, मैं कितने किलोमीटर भागी, तो इसके लिए आपको किसी डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, डायरेक्शन जानने की नीड नहीं है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ऐसे में ये हो गई हमारी जो दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। परंतु अगर हम बात करेंगे वेग की, विस्थापन की, बल की, संवेग की, मानिए मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रही हूँ, किसी चीज पे फोर्स लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ, तो ये फर्क डालता है कि मैं उस बल को किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। यहाँ हम इन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो जरूरत आपको पड़ती है दोस्तों, मैग्नीट्यूड की तो जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है, इसके साथ साथ आपके लिए दिशा भी आवश्यक होती है। दिशा अगर आपको नहीं पता तो आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को नहीं माप सकते। ऐसी क्वांटिटीज हमारी कहलाती हैं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए यहाँ इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, अगर किसी चीज क्यूब का वॉल्यूम है, किसी चीज का वॉल्यूम है, तो वो हो गए स्केलर क्वांटिटी। डिपेंड नहीं करता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्यूब आपका, रखा हुआ है, लेटा हुआ है, कैसा है, उसका वॉल्यूम वही रहेगा। टाइम,
अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या हो रहा है भाई, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि टाइम 5 बज रहे हैं, इस डायरेक्शन में बज रहे हैं, आप सिंपली बता देंगे कि 5 बज रहे हैं। मतलब टाइम हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंसी नहीं रखता है, डायरेक्शन में डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार होता है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर अगर किसी का माप के थर्मामीटर को किसी भी डायरेक्शन में रख दें, उसका पारा जितना चढ़ना होगा उतना ही चढ़ेगा। तो टेम्परेचर, जो पारा है हमारा टेम्परेचर है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, और स्पीड की बात तो हम कर ही चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा आ गया वेट। वेट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? जब आप वेइंग करते हैं ना, जब हम खड़े होते हैं हमारा वेट लेने के लिए वेइंग मशीन पे, तो हमसे जनरली, मानिए हम कहीं पे जाके वेट कर रहे हैं, तो हमसे नर्स कहती है कि भाई ऐसा है, सीधे खड़े हो, मुंह सीधा रखो, मुंह नहीं मत हिलाओ, खुद मत हिलो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है ना, वैसे वैसे वेट की डिपेंडेंसी चेंज होती जाती है। तो वेट हमारे डिपेंड करता है डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और थ्रस्ट भी डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। जैसे हमारा हो गया वेग, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर, हवा चल रही है पूर्व की ओर, तो हवा का जो डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि हवा किधर चल रही है। वही हो गया हमारा विस्थापन, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल लगा रही हूं मैं, फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है मेरा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दाई तरफ, या फिर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बाई तरफ। ठीक है, क्लियर है इतना आप सभी को? दोस्तों, जब बात होती है ना किसी भी चीज को मेजर करने की, तो उसमें बहुत अलग अलग क्वांटिटीज और यूनिट्स इस्तेमाल में आती हैं, इतना तो हम जान ही चुके हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी पीछे की, अगर मेरे पास एक पेन है, यहाँ पे मानिए एक पेन है, और ये एक स्केल है। अब मैं अगर पेन की लंबाई स्केल के सेंटीमीटर वाली साइड से मापूंगी, तो वहां पे मेरी यूनिट आएंगी सेंटीमीटर में। पर वहीं मैं अगर पेन को दूसरी तरफ रख दूं, इंच वाली साइड रख दूं स्केल के, तो मेरी दूरी, मेरी जो लंबाई आएगी वो आएगी इंचेस में। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मैं सेंटीमीटर की साइड से नापा और मेरी दूरी आ गई, लंबाई आ गई, 6 सेंटीमीटर का पेन आ रहा है मेरा, पर दूसरी तरफ से मापने पे 2 इंच का पेन आ रहा है मेरा। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इंच बड़ी यूनिट है। तो जैसे जैसे आपने यूनिट को छोटा किया, जैसे जैसे आपने यूनिट को छोटा किया, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती गई, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती गई। वहीं जैसे जैसे इंच आगे बढ़ा, मतलब आपका यूनिट ऊपर चढ़ा, यूनिट बढ़ी, वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू घटती गई। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीज की और यूनिट एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। चलिए, फाइनली अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में, जिसके बारे में हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा ना कि आज हम पढ़ेंगे यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। तो फाइनली हमारा मेजरमेंट आ गया है। जानते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है दोस्तों? सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, जो होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक या फिर इकाई। ठीक है, एन यू। आप किसी भी चीज को अगर लिखेंगे, मानिए मैं अगर लिखती हूँ 5 किलो आलू, तो ऐसे में 5 हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलो हो गई उसकी यूनिट। तो इन दोनों को साथ मिला के जब आप कैलकुलेट करते हैं, तब आपका बनता है मेजरमेंट, किसी भी चीज को मापना। ठीक है, मापने के लिए आप उस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू के संग संग उसकी यूनिट को साथ में जब लिखेंगे, तब बनता है पूरा एक मेजरमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को आपको मापना है, ठीक है, और उसका भार भी आपको जानना है, तो भार का जो आंकिक मान होगा वो मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे। मैं समझाती हूँ ऐसा क्यों। देखिए, 5 किलो पानी है मेरे पास, 5 किलोग्राम पानी है मेरे पास। अब 1 किलोग्राम पानी का भार अलग होगा, 5 किलोग्राम पानी का भार अलग होगा। तो यही कारण है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट साथ में लिखी जाती है। अगर पानी का आपको आयतन जानना है दोस्तों, तो आयतन के लिए आप लिखेंगे 5 लीटर। मतलब अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 5 लीटर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है मात्रक, जिसे आप कहते हैं यूनिट्स।
यूनिट हम बात कर चुके हैं कि यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज की जो बेसिक सबसे इकाई होती है, जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, हमारी मात्रक कहलाती है दोस्तों। अब मात्रक कैसे क्या होता है बेसिकली अगर हम जान लें, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गई इकाई होती है ना, उसे आप कहते हैं मात्रक। ठीक है। अब इसमें ये अंतरराष्ट्रीय शब्द क्यों प्रयोग में लाया गया? अंतरराष्ट्रीय शब्द ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम इस्तेमाल कर लिया इन्होंने? ये इसलिए बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, क्योंकि जैसा हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर मैं अपना मात्रक अलग रख लूं, आप अपना मात्रक अलग रख ले, तो कोई भी चीज आप माप नहीं सकते सही तरीके से। आप मार्केट में जाके कोई सामान सही तरीके से नहीं खरीद सकते। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक सिंगल रूल फॉलो किया जाता है किसी भी चीज को मापने का, जो कि हमारी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स जिस रूल के तहत बनाई गई है। ठीक है। देखिए, किसी भी चीज की आप यूनिट बदल सकते हैं। यूनिट यूनिट जो होती है उसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने कर लिया लीटर, या फिर उस चीज को कर लिया मिलीलीटर में। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वॉल्यूम को आप माप ले किलोग्राम में, ग्राम में। अगर आप वॉल्यूम माप रहे हैं, किसी चीज का आयतन माप रहे हैं, तो आपको उस चीज का आयतन लीटर में या फिर मिलीलीटर में ही मापना होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, मात्रक के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है। देखिए, ये उसी प्रकार से जैसे हमने अभी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी थी। देखिए, मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। मतलब लंबाई अगर आपको मापनी है, लंबाई अगर शो करनी है, तो उसके लिए यूनिट क्या होगी? मीटर। वहीं आपको समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ये लंबा कितना है? 20 सेंटीमीटर लंबा स्केल है हमारे पास, तो ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई उसकी यूनिट। तो ये हमारा बनता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। परंतु परंतु दोस्तों, अगर यहीं पे आपसे बात कर ली जाए डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर आप दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को इस्तेमाल करते हैं, तब आप एक डिराइव्ड यूनिट बना पाते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है? बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या बात की कि यूनिट्स होती क्या है, जो कि हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। और इसके अलावा हमने बात की कि इन यूनिट्स को किस प्रकार से बदला जा सकता है, कन्वर्जन किया जा सकता है। अब हमारे पास बात करते हैं भौतिक राशियों की विमाओं की। हमने बात कर ली यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि होती है, भौतिक राशियां क्या होती हैं। अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि भाई ये और बता दो कि इन भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं, विमीय सूत्र क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आपके पास भौतिक राशि है ना, तो उस भौतिक राशि के जो मात्रक हुए, लंबाई हुए, द्रव्यमान हुए, या फिर समय के मूल मात्रक जितने भी हुए, इन सभी के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए कुछ व्यंजकों को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है। इन व्यंजकों को हम कहते हैं विमाएं। ठीक है। और इसको पूरा कहा जाता है विमीय सूत्र। मतलब मानिए मैं यहाँ लिख दूं M1 L1 T⁻0, तो ये किसी भी जिस भी चीज का लिखा होगा उसका बनेगा विमीय सूत्र। परंतु M, L और T हो गई उस चीज की विमा। ठीक है। अब देखिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उन राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना होता है। इसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके दोस्तों। जैसे कि यहाँ आ गया हमारा, मात्रा को आप दिखाते हैं मोल से, द्रव्यमान को आप दिखाते हैं कैपिटल M से, समय कैपिटल T, विद्युत धारा कैपिटल A, ज्योति तीव्रता स्मॉल CD, लंबाई आप दिखाते हैं कैपिटल L से, ताप दिखाते हैं कैपिटल K से। ठीक है। देखिए, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सबसे पहले कौन सी हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, भौतिक भौतिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जिन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि बेसिक है हमारी। तो उसमें ये 7 आती हैं: लंबाई, ताप, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा अथवा ज्योति तीव्रता। व्युत्पन्न राशियां हमारी डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, हम बात कर चुके हैं।
अब आती है बात हमारे पास कि विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं क्या क्या होती हैं, विमाएं कैसे जानी जाती हैं। अब हम जानेंगे कि डायमेंशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए दोस्तों, ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, त्रिज्या हो गई, विस्थापन हो गई, ये सभी प्रकार की लंबाइयां होती हैं। हम सभी को पता है ना, ये सभी प्रकार की लंबाइयां होती हैं, ये सब एक ही प्रकार की हैं। लेकिन यही कारण है कि इन सब की विमा अलग अलग नहीं होगी, इन सब की विमा एक ही होगी। इन सब की विमा हम दिखाएंगे ब्रैकेट एल से। यहाँ हमने देखा ना, लिखा हुआ हमारी सेकंड लाइन में ब्रैकेट एल, तो इन सब की विमा सेम रहेगी। ब्रैकेट एल ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज अलग है आपस में तो उसकी विमा बदल जाएगी। अगर वो बात लंबाई की हो रही है तो वहां पे विमा एकदम सेम रहने वाली है। और इसीलिए ब्रैकेट एल को आप कहेंगे ऊंचाई की विमा। ठीक है, लंबाई, किसी चीज, कोई चीज कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, तो उसकी लेंथ हो गई, कैपिटल एल से शो करते हैं उसकी विमा को। अब देखिए, हम जानेंगे, हम सॉल्व करेंगे अब विमाएं। ठीक है, जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, और उनको सॉल्व करके जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी विमीय सूत्र कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। इसके बारे में हम और आप बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अतः जो क्षेत्रफल की विमा होगी वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। अब लंबाई भी हमारी है एल, चौड़ाई भी हमारी है एल, तो ये हमारी हो गई एल की पावर 2। वहीं अगर आप किसी वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आप पाई को अलग लिख लीजिए ब्रैकेट में, आर स्क्वायर को ब्रैकेट में अलग लिख लीजिए। तो पाई हमारा हो गया, पाई की जगह आप लिख लीजिए 1, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसकी अपनी कोई विमा नहीं होती है। जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, विमाहीन। तो यहाँ पे हमने एक बात और जानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं विमाहीन। अब यहाँ आर का स्क्वायर है मतलब एल का स्क्वायर है, तो ये हमारा बनता है एल की पावर 2 एल स्क्वायर। मतलब किसी वृत्त के लिए क्षेत्रफल जो होगा वो होगा एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आयतन, आयतन का फॉर्मूला हमारे पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई भी हम दिखाएंगे एल से, चौड़ाई भी दिखाएंगे एल से, और ऊंचाई भी दिखाएंगे एल से। तो ये हमारा बनाता है एल की पावर 3। लेकिन आप अगर किसी गोले की बात कर रहे हैं तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आयतन क्या हुआ, आयतन होगा हमारा 4/3 पाई को आप अलग कर देंगे, क्यों, क्योंकि 4/3 पाई है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका विमा बन गई एक शून्य और इसकी विमा बन गई एल क्यूब। अर्थात आयतन का जो आयतन हुआ हमारा गोले का, उसकी विमा भी हो गई, उसका विमीय सूत्र भी बना हमारे पास एल क्यूब। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसमें ये जाने कि आप अगर विभिन्न फॉर्मूलाज यूज में लाते हैं, अगर आप फॉर्मूला अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो अलग फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने से विमीय सूत्र नहीं बदलते हैं। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि अगर हमने फॉर्मूलाज अलग इस्तेमाल कर लिए तो क्या हमारे विमीय सूत्र बदल जाएंगे, तो बेशक नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पर यहाँ हमने फॉर्मूला बदल दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ गोले की बात हो रही है, गोले के आयतन की बात हो रही है। तो दोनों ही केस में हमारा जो विमीय सूत्र निकल कर आया वो आया एल की पावर 3। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक पॉइंट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमा होती है ना वो हमेशा समान रहती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, आपने कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा सूत्र प्रयोग में लाए हैं। अब बात कर लेते हैं घनत्व। घनत्व हमारा होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसे हम लिखेंगे, ठीक है, किसी भी चीज का जब द्रव्यमान हम लेते हैं तो वो हमारा शो करता है कैपिटल एम से, और आयतन जिसका विमेय सूत्र भी हमने पढ़ा था एल की पावर 3 एल क्यूब, तो इसे हम लिखेंगे एम की पावर 1 और एल की पावर -3। ये हो गया विमेय सूत्र घनत्व का। नेक्स्ट आते हैं वेग। वेग वेलोसिटी होता है विस्थापन बटा समय। मतलब विस्थापन हो गया एल और समय हो गया टी। यहाँ पे एम नहीं है तो एम लिखेंगे हम एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो ये हमारा बना विमीय सूत्र वेग का।
नेक्स्ट हमारा आता है त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन, जिसे आप स्मॉल ए से शो करते हैं। त्वरण में जो हमारा डी वी होता है, डेरिवेटिव ऑफ वी होता है, ये एक प्रकार का दोस्तों वेग है। और नीचे बात हो रही है समय की, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एल की पावर -1 अपॉन टी, जो कि हमारा हुआ एल की पावर 1 और टी की पावर -2। अब आप इसे सिंपली ऐसे लिखा भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे पूरा अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो ये हमारा विमेय सूत्र बना किसका? त्वरण, एक्सिलरेशन। नेक्स्ट मोमेंटम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके विमेय सूत्र भी हम जान चुके हैं, पर मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। m, कैपिटल M से शो करते हैं हम, और l t की पावर -1 से शो होता है। नेक्स्ट m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। ये हो गया विमीय सूत्र किसका? संवेग, मोमेंटम का। नेक्स्ट आता है हमारे पास बल, F इजिकल्स टू एम ए। अब F इजिकल्स टू एम ए को आप अलग अलग लिख लेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो इनको सॉल्व करने का तरीका यही है कि इन्हें अलग अलग पैराग्राफ्स में पहले आप लिखेंगे बकायदा, उसके बाद आप लगाएंगे m, मास, t की पावर -2। तो यहाँ पे हमारा हो गया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। और देखिए, बल की विमा आपको याद रखनी इसलिए जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि बल की विमा आगे बहुत ज्यादा अभी इस्तेमाल में आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्य का ऊर्जा, अब वर्क, W, कैपिटल W से शो करते हैं जिसे हम। इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। अब देखिए, बल इंटू विस्थापन में हम पहले देखते हैं कि किसकी विमा कितनी दी गई है हमें। तो बल और विस्थापन, ठीक है, बल और विस्थापन। अब बल की विमा हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। ये विमीय सूत्र था हमारा बल का, और विस्थापन हो गया हमारा l। तो यहाँ हम लगाएंगे m की पावर 1, l की पावर 2, क्योंकि दोनों l आपस में जुड़ गए, और t की पावर -2। तो ये बना हमारा विमीय सूत्र कार्य का, ठीक है, वर्क का। नेक्स्ट हमारे पास आती है शक्ति, जिसे हम कहते हैं पार। शक्ति, पार इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। तो कार्य का हमें विमीय सूत्र पता है, m की पावर 1, l की पावर 2, t-2, ठीक। और टाइम होता है हमारा t। तो ये टोटल बनेगा m की पावर 1, l2, t-3। ये बना हमारा विमीय सूत्र किसका? पावर का। और लास्ट में हम बात कर लेंगे दाब की। दाब, प्रेशर, जो होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का हम विमेय सूत्र जान चुके हैं ऑलरेडी। बल का विमेय सूत्र हमारे पास होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 2, ठीक है। और क्षेत्रफल हो गया l की पावर -2, एरिया, ठीक है, लेंथ स्क्वायर। ये बनता है हमारा m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। तो ये फाइनल हमारा विमेय सूत्र बनता है किसका? प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अलग अलग जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके विमीय सूत्र क्या क्या है। अब देखिए, यहाँ बात आती है 10 की घात की, पावर ऑफ 10 की। और यहाँ हम पावर ऑफ 10 की बात क्यों करते हैं दोस्तों? जब हमें कोई भी चीज बहुत छोटी मापनी होती है ना, मानिए मुझे कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही छोटी है और वो मापनी है। अब ऐसे में मैं क्या करूंगी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अब मैं उसे सोचती रह जाऊंगी कि यार ये चीज तो बहुत ही छोटी है, 1 ग्राम भी नहीं है, तो मैं इसे कैसे मापूं, क्या करूं? मिलीग्राम भी नहीं है, कैसे मापूं? तो ऐसे में कुछ ऐसी इकाइयां बनाई गई, कुछ ऐसी घात बनाई गई, पावर बनाई गई, जिनकी मदद से आप छोटी से छोटी या फिर आपके बड़ी से बड़ी कोई भी भौतिक मान है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी आप गणना कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी दिया गया है कि जब कोई भौतिक मान बहुत छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, तो ऐसी अवस्था में जो गणना की सुविधा को
बनाए रखने के लिए, कैलकुलेशन को, मेजरमेंट को इजी बनाए रखने के लिए, इजी बनाने के लिए आप 10 की घात को व्यक्त किया जाता है 10 की घात के माध्यम से, मतलब पावर ऑफ 10 को इस्तेमाल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं 1, ठीक है, 1, 10 की पावर 0। देखिए अगर मैं लिखती हूँ 2 की पावर 0 तो कहलाता है 1, क्योंकि 2 की पावर 1 तो हो गया 2। तो ऐसे ही जब यहाँ पे 10 की पावर की बात हो रही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 0 जो कि होता है 1, 10, 10 की पावर 1, 100, 10 स्क्वायर, 1000, 10 क्यूब, 10,000, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जैसे जैसे 10 की पावर बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे वो भौतिक मान उस चीज का, उस वस्तु का बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हीं भौतिक मानों को एक नाम दिया गया। जैसे हमारा होता है बढ़ते हुए क्रम में, अगर हम बात करें तो डेका 10 की पावर 1, जिसे हम स्मॉल डी ए से शो करते हैं। हेक्टो 10 की पावर 2 स्मॉल एच। किलो 10 की पावर 3 कैपिटल के। मेगा 10 की पावर 6 से शो होता है कैपिटल एम। जीगा 10 की पावर 9 और कैपिटल जी से आप इसे शो करते हैं। टेरा पेटा एक्सा जो होता है 10 की पावर 18 कैपिटल ई। इसी प्रकार जो हमारे छोटे प्रतिशत होते हैं, जो कि हमारे निगेटिव में पावर होती है, मतलब कोई चीज ऐसी है जिसकी पावर 1 से भी कम है, जो 1 से भी कम है, माइनस में है, शून्य से भी 0 है, तो उसमें आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे डेसी, स्मॉल डी 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, स्मॉल सी एंड सो ऑन। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अगर मानिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक हेक्टो यूनिट है, ठीक, तो मेरा मतलब है कि मेरे पास कोई भी चीज 10 टू द पावर 2 यूनिट्स की है, मतलब 100 यूनिट प्रेजेंट है मेरे पास उस चीज की। मानिए मैंने मेरे लिखा कि मेरे पास ए प्रेजेंट है हेक्टो, ठीक है, तो मैं लिखूंगी ए इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, मतलब ए 100, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी लिस्ट जो हमने अभी बात की, किसकी? पावर ऑफ 10 की। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्यों इस्तेमाल में लिया गया, क्यों अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए, इन यूनिट्स को उन बेसिस पे क्यों बनाया गया, ये हम जानेंगे। पहले कौन से सिस्टम्स इस्तेमाल में लाए जाते थे, प्रेजेंट में कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम है जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों अभी। तो पहले जान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा होता क्या है। देखिए भौतिक राशियां जो भी है ना, उन्हें मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियों की तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 सिस्टम्स दिए गए। जो सबसे पहले कौन से 3 सिस्टम्स यूज में लाए जाते थे, होता था हमारा सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और इसके बाद और अभी हमेशा इस्तेमाल में जो लाया जाता है सिस्टम, वो होता है हमारा एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है हमारी एसआई, ठीक है दोस्तों। सीजीएस सिस्टम की बात सबसे पहले कर ले, तो सीजीएस सिस्टम जो था ये था हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसे आप गॉसीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं। बहुत पूछा जाता है कि सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो आप यहाँ लिखिए गॉसीय पद्धति। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम हमारा होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसे आप जॉर्जी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस सिस्टम फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति। अब देखिए इन पद्धतियों को इस्तेमाल करने से दिक्कत क्या थी, ऐसा क्यों था कि अच्छी खासी जब भैया ये पद्धतियां इस्तेमाल में लाई जा रही थी, तो ऐसी किसको क्या फितूर चढ़ा कि उसने उठा के एसआई यूनिट वाला सिस्टम बना दिया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें कोई एक ऐसी यूनिट चाहिए ना जिसको मेजरमेंट करने के लिए आप कोई भी कहीं पे भी इंटरनेशनल तरीके से मेजर कर सके, कोई अलग यूनिट आपको ना लेनी पड़े। मानिए आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि भाई एक मुट्ठी भरकर मूंगफली मंगा ली आपसे, अब आपकी मुट्ठी में तो कम मूंगफली आई, तो ऐसे में जो मापन को सरल या सुगम बनाए रखने के लिए एसआई यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि कोई एक ऐसी पद्धति इस्तेमाल में लाई जाए, कोई एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि मेरे कैलकुलेट करने के तरीके में, मेरे मेजर करने के तरीके में और आपके मेजर करने के तरीके में कोई डिफरेंसेस ना आए। क्योंकि अगर ये डिफरेंसेस रहते तो सोचिए अब बाजार जाके कोई भी सामान खरीद ही नहीं पाते, ठीक है, किसी भी चीज का वेट आप प्रॉपर पता कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपके पास प्रॉपर यूनिट्स होती ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए
यहाँ एक पॉइंट और हम जान लेते हैं, जैसे हमने बात की थी ना सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम के बारे में, तो अगर हम यहाँ लिख ले एमकेएस, यहाँ लिख ले सीजीएस और एफपीएस, तो ऐसे में वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड एमकेएस के अनुसार, सेंटीमीटर पर सेकंड बनेगा सीजीएस के अनुसार, और फीट पर सेकंड बनेगा एफपीएस के अनुसार। वहीं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस के अनुसार, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस के अनुसार, और फिर फीट पर सेकंड स्क्वायर एफपीएस के अनुसार। वहीं पे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके पद्धति को इस्तेमाल करके, एमकेएस पद्धति को इस्तेमाल करके, सीजीएस पद्धति को इस्तेमाल करके ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। वहीं अगर आप एफपीएस पद्धति को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास बनेगा पाउंड, फीट मत लिख दीजिएगा, पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। अब खुद देखिए आप ये कितना ज्यादा टफ है याद रखने में। मानिए मैं फॉलो कर रही हूँ एमकेएस सिस्टम, मेरे साथ वाला इंसान बैठा फॉलो कर रहा है सीजीएस सिस्टम, और जिसको हम पैसे पे करने आए हैं वो फॉलो कर रहा है एफपीएस सिस्टम, तो यहाँ पे तो सारी हमारी कथा कहानी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति हमारा ये इसी कमी को दूर करने के लिए एक भव्य सिस्टम बनाया गया एसआई पद्धति के नाम से, जिसे हम जानते हैं, जो कि हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए इसमें इन्होंने 7 बेस यूनिट दी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दे दी। इन 7 बेस यूनिट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, पर हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स कि यह पद्धति कब आई। 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति, जो कि हमारी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स द्वारा लागू की गई थी ये एसआई पद्धति। यह पद्धति एमकेएस का परिवर्तित रूप है, एमकेएस पद्धति को थोड़ा सा परिवर्तित करके यह पद्धति बनाई गई है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पद्धति आज के समय में इस्तेमाल में आती है। कोई आप कहीं आप जाके कुछ सामान खरीदे तो आप किसी से जाके ये नहीं कहेंगे, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई मैं यहाँ पे सीजीएस पद्धति को इस्तेमाल करके सामान खरीदता हूँ या मापता हूँ। यहाँ पे सिंपल पद्धति हम सब इस्तेमाल में अब लाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। ठीक है, जो कि है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम। ठीक, चलिए अब इस एसआई पद्धति के द्वारा 7 फंडामेंटल मूल मात्रक बताए गए, जिनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर यहाँ पे इन मात्रकों के मान जान लेते हैं। लंबाई को हम एसआई पद्धति के आधार पर जीत गया मीटर, मतलब मीटर को इंटरनेशनल लेवल पे मान बता दिया गया, मात्रक बता दिया गया किसका, लंबाई का। ठीक है, अगर आप कहीं पे जाएं और लंबाई किसी भी चीज की मीटर में मापेंगे तो वह गलत नहीं कहा जाएगा, उसे बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है तब तक जब तक आपको किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में सॉल्व ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है द्रव्यमान, जिसे आप मापेंगे किलोग्राम में, समय मापेंगे सेकंड में, तापक्रम मापेंगे केल्विन में, विद्युत धारा मापेंगे एम्पियर में, ज्योति की तीव्रता मापेंगे कैंडला में, और फिर पदार्थ की मात्रा मापेंगे मोल में। ठीक है, और ये हो गई इन सबके सिंबल्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पूरक मूल मात्रक, जिनके बारे में हम बात अभी नहीं की है। तो चलिए जानते हैं ये 2 मात्रक हमारे कौन से हैं, जिसमें पहला नाम आता है रेडियन का। देखिए कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा एंगल जो कि किसी भी सेंटर पे बना होता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना होता है बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस, मतलब ये जो 2 आपको लेंथ दिख रही है ना, ठीक है, ये दोनों लेंथ जो है ये हो गई रेडियस, मतलब सेंटर से इनकी यहाँ लेवल तक जो लेंथ है वो हो गई हमारी रेडियस। तो ऐसे में यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन, यहाँ पे एंगल हमारे पास बनेगा रेडियन में। ये हो गई हमारी पूरी आर्क। ठीक है, तो वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, बनाया जाता है, उसे हम रेडियन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मानिए हमने कोई वृत्त ले लिया, उसका सेंटर ले लिया, अब ऐसे में, अब उसने आपने उसमें सेंटर ले लिया, अब ऐसे में आपने क्या किया दोस्तों कि इसके सेंटर से लेके, ठीक है, इसके सेंटर से लेके आपने एक लाइन यहाँ जोड़ी। मानिए मैं यहाँ बैठ गई ओ पॉइंट पे, मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई उठ और जा ए पॉइंट तक, ठीक है,
तो वो भैया गया धीरे धीरे चल चल के ए पॉइंट तक, उसके बाद उसने ये आर्क ट्रेवल की, ये एरिया ट्रेवल किया, फिर वो आया बी पॉइंट पर और मेरे पास वापस आ गया। तो ऐसे में उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन सा एंगल बनाया, उसने बनाया हमारा रेडियन, जिसे आप स्मॉल आर से शो करते हैं। समझ गए? तो रेडियन हमारा किसी भी प्लेन पे जब कोई कोण बनता है, कोई एंगल बनता है, तब वह कहलाता है रेडियन। पर यहीं पे अगर आप बात कर लेते हैं स्टेरेडियन की, स्टेरेडियन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपने दोबारा अपना गोलाकार आकृति ले ली। ठीक है, गोल आकृति लेने के बाद देखिए ये हो गया हमारा सेंटर, जिसे आप कह सकते हैं ओ, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। ठीक है, ये हमारा एक घन बन गया जिसका ये हो गया एरिया आर स्क्वायर। अब ऐसे में दोस्तों जो ये पूरा एंगल है, 3D एंगल जिसे आप कहेंगे, ये 3D एंगल हमारा बनाता है स्टेरेडियन। अब देखिए मानिए आप किसी मंदिर में गए, आपने अपना मुंह ऊपर उठाया और आपने चारों ओर मुंह घुमा के देखा और कहा भाई यहाँ तो गुंबद बहुत ही बड़ा है इस मंदिर का। अब जितना आपका मुंह घूमा ना उस गुंबद को देखने के लिए, वही जो एंगल बना, वही एंगल बना हमारा स्टेरेडियन, जो कि है 3D एंगल। समझ आ गया कि एक रेडियन के बीच का और स्टेरेडियन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मानिए मैं यहाँ एक बॉल ले लेती हूँ, अब ये बॉल है हमारी फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पे पैचेस पड़े हुए हैं, ये हो गया बॉल का सेंटर हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे में ये जो हमारे पास ये वाला पैच है ना, इस पैच से जो आप दूरी मापेंगे, ये मापी जाएगी कौन से कोड को इस्तेमाल करके, 3D इस्तेमाल किया जाएगा कोड यहाँ पे स्टेरेडियन को इस्तेमाल करके। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि इस सतह से क्या दूरी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि आप प्रयोग में लाएंगे रेडियन, जिसे आप शो करते हैं स्मॉल आर से। देखिए अभी तक हमने जितनी भी हमारी क्वांटिटीज पढ़ी, चाहे वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो, डिराइव्ड क्वांटिटी हो, किसी भी अलग प्रकार की क्वांटिटी हो, उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण मात्रक इकाइयां भी दोस्तों प्रयोग में लाई जाती है। अब इन महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में हम जान लेते हैं चलिए जल्दी से। तो पहले हमारी आती है फुट। फुट, देखिए फुट हमारी एफपीएस पद्धति में लंबाई या फिर किसी चीज की दूरी को मापने के लिए फुट को प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, और 1 फुट में होते हैं हमारे पास 12 इंच, या फिर आप कह सकते हैं 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर याद रखना थोड़ा सा टफ है, तो आप याद रख सकते हैं कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ये आपको तब इस्तेमाल आता है जब आपको कन्वर्ट करना होगा, आप 1 फुट को कन्वर्ट करना होगा इंच में। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इंच की। तो किसी भी चीज की लंबाई या फिर दूरी का मात्रक है इंच भी। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोन। देखिए माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। माइक्रोमीटर को हम दिखाते हैं यू से शो करते हैं, स्मॉल यू से शो किया जाता है म्यू। ठीक है, इस स्मॉल यू को हम कहते हैं म्यू। तो कहीं पे आपके पास लिखा है 1 म्यू, तो आप उसे पढ़ेंगे 1 माइक्रोन। अब देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत सटीक एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। 1 हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, म्यू हो गया हमारे पास यूनिट उस चीज की। तो इस पूरे ने बना के मिलके क्या किया, मेजर किया उस चीज को, उस चीज की लंबाई को मेजर किया और बताया कि वह चीज 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर है। अब 1 माइक्रोन होता है हमारा 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन होता है हमारा 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगस्ट्रॉम। ये देखिए अत्यंत जो छोटी दूरी आपको अगर मापनी होती है ना, बहुत छोटी दूरी आपको मापनी है, तो उसके लिए आप एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली तरंग की जो दैर्ध्य होती है, मतलब जो तरंग हमारी किरणें हैं, तरंग की जो किरणें बह रही हैं, उनको दर्शाने के लिए उनकी लंबाई को, मिनिमम लेंथ मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है एंगस्ट्रॉम को। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है हमारा कितना, 10⁻⁻10 मीटर। अब आप खुद सोच सकते हैं 1 मीटर खुद कितना कम होता है, और उसकी भी -10 पावर कर दी गई, तो ये कितना ही ज्यादा कम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। मतलब ये हमारी अर्थ है, ये हो गई हमारी सन।
ये अर्थ है, ये सन है, इन दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा ये आपका कहलाता है खगोलीय इकाई। फिर आता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स, जिसे आप कहते हैं लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स, देखिए एक प्रकाश वर्ष हमारा, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में हमारी धरती जितनी दूरी तय करती है ना एक वर्ष में, उसे कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और यह खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई है, मतलब हमारी अर्थ ने कितना ट्रेवल किया एक साल में, इसको मापने की जो इकाई है, जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 110 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष होता है हमारा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, मतलब एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स के बराबर। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और लास्ट टू लास्ट ईयर के एमसीक्यू में भी ये पूछा गया था दोस्तों। तो गांठ बांध लीजिए इन सवालों को। ये जितनी भी यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके इन ट्रांजिशंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्सेक। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग भी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और एक पार्सेक कितना होता है, एक पार्सेक होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, बैरल क्या होता है, बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। बैरल हम घर पे भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये एक क्या होता है, बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होता है, खोखला होता है, अंदर से कुछ होता नहीं है इसमें अंदर। और इसी के वॉल्यूम को इस्तेमाल करके आप जो है मापते हैं कि एक बैरल कितना होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल। किसी भी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अणु या परमाणु या फिर आयन की संख्या कार्बन 12 के 0.012 केजी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे मोल कहते हैं। घबराइए मत, मैं बैठी हूं यहाँ समझाने के लिए। देखिए मानिए आपके पास एक कार्बन का अणु है। ठीक है, अब उस कार्बन 12 का जो अणु है आपके पास, उस कार्बन 12 के अणु का जो 0.012 केजी हिस्सा है ना, इतना कम हिस्सा जो है, उतने कम हिस्से में जितने भी परमाणु उपस्थित है ना, जितने नंबर ऑफ परमाणु हैं वहां पे उपस्थित C12 में, उन्हें कहा जाता है मोल। वो बराबर होते हैं एक मोल के। अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में 1 मोल कीड़े हैं, तो इसका मतलब होता है कि मेरे हाथ में 0.012 केजी परमाणुओं की जो संख्या है उसी बराबर मोल, मतलब उसी बराबर कीड़े प्रेजेंट है मेरे हाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉप्सन। देखिए वायुमंडल में जो भी हमारी उपस्थित जो भी गैस है ना, उन गैसों की मात्रा को मापने के लिए आप क्या इस्तेमाल में लाते हैं, डॉप्सन। और आप इसके लिए जैसे हमारी ओजोन की आपको मात्रा मापनी है, कोई भी गैस हो गई, ओजोन तो मैंने फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, जैसे आपकी ओजोन की मात्रा हो गई उसे आपको मापना है तो आप डॉप्सन में मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूसेक। क्यूसेक बेसिकली प्रवाह मापने की इकाई है। ठीक है, ये जो है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। मैं समझाती हूँ क्या होता है। मानिए पानी बह रहा है, नदियों का पानी बह रहा है, बहता गया बहता गया बहता गया बहता गया बहता गया। अब इसमें जितना क्यूबिक फीट वो एक सेकंड में बहा है ना पानी, पर सेकंड बहा है पानी, उसे आप कहेंगे क्यूसेक। मतलब बेसिकली क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप, क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप बना दिया गया क्यूसेक, ताकि ये याद रखने में आसान हो। बार, दबाव मापने का मात्रक है बार, 1 बार। प्रेशर को आप मापते हैं, दाब जिसे आप कहते हैं प्रेशर, इसे आप मापते हैं किसमें, बार में। ठीक है, इसे आप मापते हैं बार में दोस्तों। 1 बार इज इक्वल्स टू 1 लाख पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बार, एक बार हमें दिया गया कितना, 100।
किलो पास्कल। अब यहाँ पे भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ती गई न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती गई, यूनिट घटती गई न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती गई, परंतु उस चीज का मेजर तो सेम ही रहा ना, उस चीज का मेजर तो हमारे पास सेम रहा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जूल। कार्य या फिर ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे कि वर्क होता क्या है, वर्क होता क्या है, डिफाइन वर्क, वर्क को हिंदी में डिफाइन करिए भाई आप। तो आप सिंपली बस मुझे इतना सा कह देंगे कि भाई वर्क और कुछ नहीं होता है, बल्कि भौतिकी में अगर आप कहें तो किसी वस्तु पर जो कोई बल लगता है ना, तो उस बल को लगाने से वह वस्तु अपने बल की दिशा में कुछ विस्थापित होती है, कुछ खिसक जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी को आप कहते हैं क्या, कि कितना कार्य किया जा रहा है उस वस्तु के द्वारा। यही कारण है कि कार्य और ऊर्जा, ठीक है, मतलब वर्क और फोर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और वर्क को आप किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्म। थर्मल, थर्मल याद आ गया ना, थर्म सुन के तो आपको याद आ जाना चाहिए ऊष्मा। तो ऊष्मा का मात्रक हमारे पास होता है थर्म, इसे आप स्मॉल THM से प्रतीक चिन्ह होता है स्मॉल THM। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ओम। ओम जिसे आप शो करते हैं इस सिंबल से, इस सिंबल से शो किया जाता है ओम को। अब देखिए दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं। और ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, देखिए ओम्स लॉ हमारे पास बेसिकली ये बताता है कि दो बिंदुओं के बीच जो भी वोल्टेज या फिर संभावित अंतर है ना, इस अंतर से जो गुजरने वाली धारा या बिजली है, ये उस धारा या बिजली से सीधे रूप से अनुपातित है। मतलब ओम का नियम हमें बताता है V इज इक्वल्स टू IR, ये सूत्र दिया गया है ओम के नियम से। और ये नियम हम अपने आगे के जो थ्योरेटिकल डिस्कशंस होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के उसमें ब्रीफली समझेंगे कि ओम लॉ, ओम्स लॉ हमारा जिसे आप ऐसे लिखते हैं, ओम्स लॉ हमारा होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉट। वट लगी वाला वॉट नहीं, किसी की वाट नहीं लगी यहाँ पे। वॉट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वॉट, जो कि जूल पर सेकंड के बराबर होता है। मतलब 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट आता है मेगावाट। भाई वॉट की बात हो रही है, मैं किस पीछे रह जाऊंगा, तो मेगावाट होता है। मेगावाट आपने सुना होगा, हमारे यहाँ जो घरों में लाइट आती है वो मेगावाट्स में आती है, मेगावाट में आती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है उनको मापने की इकाई क्या है, मेगावाट में मापी जाती है। तो 1 मेगावाट कितने बराबर होता है, ए 10⁶ के बराबर होता है। 10⁶ के बराबर होता है 1 मेगावाट, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि उत्पादित जितनी बिजली की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है मेगावाट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुलॉम। कुलॉम लॉ भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, कि विद्युत आवेश को मापने का मात्रक है कुलॉम। वोल्ट हमारा होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर। अब मुझे आप जरा सोच के बताइए कि विभवांतर होता क्या है, विभवांतर होता क्या है, विभवांतर होता है दोस्तों हमारे पास वोल्टेज, विभवांतर होता है हमारे पास वोल्टेज। देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के जो विद्युत विभवों के अंतर होते हैं ना, मतलब मानिए मेरे पास एक पॉइंट, ये बैटरी लगाई है मैंने, प्लस माइनस, अब ये सर्किट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो लाइट ट्रेवल कर रही है, इन दोनों का अंतर लूंगी, तो उससे मेरे पास आएगा कि कितना वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है वहां पे, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विभवांतर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जिसे कहा जाता है अश्व शक्ति, घोड़ों की शक्ति, अश्व शक्ति। तो यह शक्ति मापने का मात्रक होता है, ठीक है। शक्ति मापने का मात्रक यह भी होता है हॉर्स पावर, और ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी यहाँ आपको दोबारा बताया जा रहा है ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए मेरे दोस्तों। 1 हॉर्स पावर होता है 756 वॉट के बराबर, ठीक। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई होती है, किलोवाट पर आर कहा जाता है ना, उसी प्रकार से हमारे पास होता है किलो वॉट आर, ठीक है। और इसका मान कितना होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किलोवाट घंटा, पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप अगर रिवीजन करते हैं हमारी पीडीएफ से तो आपके लिए इजी रहे सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें एक जगह पे पढ़ पाना। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथ।
अति तीव्र चाल मापने की इकाई होती है मैप। अगर किसी चीज की चाल बहुत ही ज्यादा है, ध्वनि की चाल को आप कैसे मापेंगे? ध्वनि की चाल को आप मापेंगे मैक की सहायता से। ध्वनि की चाल को कहा जाता है वन मैक। ठीक है, अगर किसी भी चीज की चाल वन मैक से ज्यादा है तो वो सुपरसोनिक हो जाती है, 5 मैक से ज्यादा है तो वो हाइपरसोनिक चाल कहलाती है। जितने भी तीव्र चलने वाले, जितने हमारे वायुयान हो गए या फिर लड़ाकू विमान हो गए, इन सब की गति को आप मैक में व्यक्त करते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी क्रम में हमारे पास आ जाता है सोनार सिस्टम, जिसे हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम कहते हैं। जितनी भी हमारी पराश्रव्य तरंगे होती है ना, जितनी भी हमारी श्रव्य, जितनी सुनने वाली तरंगे होती है, समुद्र के भीतर जितनी भी जाने वाली तरंगे होती हैं, इन तरंगों को इस्तेमाल करके किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक तो होती है ये तरंगे। ठीक है, जैसे कि जो पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियों में इन्हीं तरंगों को इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसी क्रम में हमारे पास आता है नॉट। समुद्री जहाज की जो गति होती है इसको मापने की इकाई कहलाती है नॉट। और समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। मतलब अगर आप समुद्र की बात करें तो समुद्री मील, समुद्र में 1 मील, ठीक है, समुद्र में 1 मील प्रति घंटा की चाल को कहा जाता है नॉट। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडार, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। सूक्ष्म जितनी भी तरंगे होती हैं, ठीक है, उन तरंगों को इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की स्थिति को अगर पता लगाने का काम आप करना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल में लाएंगे? रेडार। आप देखिए ये डिफरेंस हो गया। सोनार, जब भी ऐसी तरंगे जो कि समुद्र के भीतर किसी भी चीज की स्थिति को पता करने के लिए, आपको जगह को पता करने के लिए कहाँ पे उपस्थित है पता करने के इस्तेमाल में लाएंगे तो वो सोनार। और रेडार होगा आपका अगर सूक्ष्म तरंगे आप उपयोग में लाएंगे, तब आप किसको प्रयोग करेंगे? कौन सी यूनिट प्रयोग में लाएंगे? रेडार। अब देखिए हमने बात कर ली यहाँ पे लास्ट के सेशन में हमारे कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, कितने प्रकार की यूनिट होती है, कितने प्रकार की भौतिक वस्तुएं होती हैं, और रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने जान लिए। अब जान लेते हैं कि किसी भी चीज को हमने पता तो कर लिया कि मापते कैसे हैं भाई, क्यों मापते हैं, क्या जरूरत है। ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियों को इस्तेमाल करके मापते हैं, पर कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मापते हैं, कौन से मापक तंत्रों को इस्तेमाल करके मापते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मापक तंत्र दिए गए हैं, इनसे एमसीक्यू आना सुनिश्चित है मेरे दोस्तों। तो यहाँ हमें दिया गया है ऑडियोमीटर, जिसको ध्वनि की तीव्रता मापने में इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑडियो, आवाज, ध्वनि की तीव्रता, ठीक। ऑडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने में। ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर को इस्तेमाल में लाया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीनोमीटर को इस्तेमाल में लाया जाता है किसके? पौधों की वृद्धि मापने के लिए। नेक्स्ट आता है लक्स मीटर। लक्स साबुन से नहाता है प्रकाश, इसलिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोज हमारा होता है दूध, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि दूध का जो घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता कितनी है, और शुद्धता से याद रख लीजिए। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोमीटर, पानी, तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थों का जो घनत्व होगा, सापेक्षिक घनत्व का, उसको मापने में इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए मैं बताती चल रही हूँ कि किस तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, हवा ग्रो करती जा रही है, हाइग्रो हाइग्रो, तो हवा की आर्द्रता को मापने में इस्तेमाल में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर, भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं जाना, तो मैंने नहीं जाना, किसे नहीं जाना? गैसों को नहीं जाना। गैसें कह रही है मैं नहीं जा रही, तो मैनोमीटर को इस्तेमाल करके गैसों का दाब, गैसों का प्रेशर पता किया जाता है। एनीमोमीटर, भाई एनीमिया हो गया मुझे, हवा इतनी तेज चली कि एनीमिया हो गया, तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर इस्तेमाल में लाया जाता है। वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने में, सीधी सी बात है। वोल्ट मीटर, वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट, तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर को इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने में, सबको पता होगा सिस्मोग्राफ को भूकंप की तीव्रता मापने में इस्तेमाल में लाया जाता है। थर्मामीटर मेरे दोस्तों ताप मापने में इस्तेमाल में लाया जाता है। पायरोमीटर, उच्च ताप मापने में। अब यही फर्क आ जाता है कि थर्मामीटर तो आप ताप मापने में इस्तेमाल में किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको इस चीज का तापमान मापना है तो वहां पे नॉर्मल थर्मामीटर प्रयोग में नहीं लाए जाते, वहां पे आप पायरोमीटर को इस्तेमाल में लाते हैं। पायरो, पारा, पारा से आप याद रख सकते हैं इसे। और फिर हमारे पास आता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसको आप इस्तेमाल में लाते हैं रक्तचाप नापने में। मतलब हमारी जो ब्लड प्रेशर की मशीन, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत इंग्लिश में कह देते हैं ब्लड प्रेशर मशीन्स, तो इन मशीन को कहा जाता है दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये थे हमारे मापक यंत्र जिनको प्रयोग करके आप मापते हैं विभिन्न प्रकार की यूनिट्स जो है मापी जाती हैं इन मापक यंत्रों का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था।
आज का ये हमारा पहला सेशन था। हो सकता है इस सेशन में कुछ त्रुटियां रही हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे हो जो अब तक प्रॉपरली समझ ना आए हो, या कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसे केस में हमारा यूट्यूब सेक्शन आपके 24/7 अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, डू रिवर्ट बैक। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। और यूट्यूब की हिस्ट्री में आज तक की पहली बार हो रहा है कि आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी के एग्जाम के लिए जो भी मटेरियल है, जितना मटेरियल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हमने थियोरेटिकल अप्रोच पढ़ी है, पूरी पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी क्लियर की है हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम करेंगे हमारे एमसीक्यू सॉल्व, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, तो चलिए, नई आशा नई उम्मीदों के संग कल मिलते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे हमारा खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए हमसे। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बैंकिंग टिप्स। धन्यवाद।